हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर हम बात कर चुके हैं अपनी कुछ पुरानी वीडियोस में कि कैसे एक दशा गुड दशा हो सकती है, कैसे एक दशा बैड दशा भी हो सकती है, और कैसे हम पहचान सकते हैं कि जो दशा आपके ऊपर आ रही है प्लेसमेंट्स की वजह से वो प्रॉबेबली गुड रिजल्ट्स दे सकती है या शायद चैलेंजिंग रिजल्ट्स भी दे सकती है। बहुत ही अगर आप उम्मीद लगा रहे हैं किसी ऐसे ग्रह की दशा से जो जाहिर तौर पर अच्छी पोजीशन में है, एक मजबूत ग्रह है और अच्छे माहौल में है, अच्छा योग है और मजबूत प्लेसमेंट्स हैं, मसलन केंद्र भावों में या त्रिकोण भावों में, जबकि वो केंद्र भावों का मालिक भी हो या राजयोग में हो, शायद धन योग में भी। और फिर जब आप अपनी दशा में पहले 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में इंतजार कर रहे हैं कि कुछ अच्छे नतीजे आपके ऊपर आएं, या आप उम्मीद कर रहे हैं कि दशा के अच्छे मैनिफेस्टेशन हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, तो क्या वजह हो सकती है कि एक प्रोबेबल गुड दशा या एक ग्रह की दशा जो अच्छा खेलती है वो ऐसे नतीजे नहीं दे रही। और अगर एक ग्रह अच्छी पोजीशन में है और फिर भी वो दशा में आपको अच्छे नतीजे नहीं दे रहा, तो वजह क्या है, और हम कैसे गहराई में जाएं और समझें कि हम सही क्यों नहीं समझ पाए, या वो और गहरी वजहें क्या हैं जिनकी वजह से दशा वो नतीजे नहीं दे रही जो आपने उम्मीद किए थे। कुछ वजहें जिनकी वजह से दशा को सही से नहीं समझा गया या उसके मैनिफेस्टेशन के लिए सही से पढ़ा नहीं गया, वो ये हो सकती है कि उसके प्लेसमेंट्स को सही से नहीं पढ़ा गया। मिसाल के तौर पर, अगर किसी केंद्र भाव के मालिक की दशा है और वो मालिक त्रिकोण भाव में बैठा है, और अगर इसे एक प्राइमरी वजह मान लिया जाए कि दशा अच्छी है या प्रोबेबल अच्छी है, लेकिन आपने गहराई से नहीं देखा कि ग्रह पर क्या एस्पेक्ट्स हैं, वो किन दोषों में शामिल है, उस ग्रह की खुद की स्ट्रेंथ क्या है, तो ये वजह हो सकती है कि आपने उम्मीद की कि दशा बहुत अच्छी या गुड दशा होगी, फिर भी दशा वैसी नहीं निकली जैसी आपने सोची थी। दूसरी चीज ये हो सकती है कि आपने अष्टक वर्ग स्कोर देखा, आपने शटल स्कोर देखा, आपने प्लेसमेंट्स भी देखे, फिर भी दशा अच्छे नतीजे नहीं दे रही। क्या वजह हो सकती है कि गहराई में उतरकर और ये सोच कर के ये दशा अच्छी हो सकती है, और शायद आपके एस्ट्रोलॉजर ने भी कहा हो कि ये दशा अच्छी हो सकती है, फिर भी दशा अच्छे नतीजे नहीं दे रही। अब कुछ पॉइंटर्स, अगर आप किसी दशा में हैं और दशा आपको वो नतीजे नहीं दे रही जैसी आप उम्मीद कर रहे हैं, तो वजह क्या हो सकती है। सबसे पहले चंद्र लग्न से देखिए। चंद्र लग्न से क्या दशा का मालिक किसी दुष्टान भाव का स्वामी है, और क्या दशा का मालिक चंद्र लग्न से किसी दुष्टान भाव में चला गया है। मिसाल के तौर पर, अगर मेष लग्न है और आपका चंद्र 10वें भाव में है, यानी चंद्र मकर राशि में है, और अगर आपके ऊपर मंगल की दशा है और मंगल 5वें भाव में है, तो मेष लग्न वाले जातक के लिए मंगल मजबूत योग कारक भी है, और अब वो राजयोग प्लेसमेंट में भी है, तो आप उम्मीद करते हैं कि दशा अच्छी होगी। लेकिन जब आप इसे चंद्र लग्न से देखते हैं और मंगल 5वें भाव में है, तो चंद्र लग्न से लगनपति मंगल 8वें भाव में चला गया। तो आपको चंद्र लग्न के नजरिए से भी गहराई में उतरना होगा, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी दशा अच्छी हो सकती है और शायद प्रोबेबली अच्छे नतीजे भी दे रही हो, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि उस वक्त आपका मेंटल पर्सपेक्टिव क्या है, आपका साइकोलॉजिकल मेकअप क्या है, आपका मानसिक ढांचा कितना मजबूत है कि आप परिस्थिति को सही से समझ सकें और सही चॉइस कर सकें। वरना ऐसा हो सकता है कि चंद्र लग्न से प्लेसमेंट की वजह से और दशा के मालिक का किसी चैलेंजिंग साइन में जाना, या खास तौर पर मूल त्रिकोण राशि का दुष्टानों में होना, चाहे मूल त्रिकोण से या चंद्र से, तो आपको कुछ अच्छे नतीजे तो मिल सकते हैं, लेकिन कुछ चैलेंजिंग नतीजे भी मिलेंगे। तो एक चीज ये भी है कि चंद्र लग्न से भी देखा जाए। दूसरी चीज आपको देखनी है कि वो तीनों माइंड ग्रह कहाँ है। 3 माइंड ग्रह कौन से हैं? चंद्र, बुध और गुरु। चंद्र को माइंड भी कहा जाता है, लेकिन चंद्र सिर्फ माइंड ही नहीं, चंद्र आपका दिल भी है। चंद्र चौथे भाव का मालिक है, चौथा भाव दिल का क्षेत्र भी है। तो चंद्र आपकी इमोशंस भी हैं जो दिल से निकलती है, और चंद्र आपका माइंड पोजीशन भी है। गुरु जो आपको विजडम देता है कि परिस्थितियों का सामना कर सके, वो चैलेंजिंग पोजीशन में है,
और बुध आपको एनालिसिस का पर्सपेक्टिव या एनालिटिकल एबिलिटी देता है। तीनों ही आपकी लग्न कुंडली में, आपकी नेटल चार्ट में टफ प्लेसमेंट में है। भले ही दशा का मालिक अच्छी पोजीशन में हो और राजयोग प्लेसमेंट में हो, उस दशा के दौरान दशा के मालिक से अगर तीनों ग्रह चंद्र, गुरु और बुध अच्छी पोजीशन में न हो, तो मतलब के जो सही चॉइस आपको दशा में करनी है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो दशा यकीनन अच्छी है। दशा आपके सामने अवसर पेश कर रही है, लेकिन ये सिर्फ अवसर है। आप उन अवसरों को कैसे मैनिफेस्ट करते हैं ये आप पर निर्भर है। तो आप क्या चॉइस लेते हैं, कितना समझदार फैसला लेते हैं, आप इमोशनली कितने साउंड हैं। आप बहुत सारे इमोशनल फैसले नहीं लेते, आप किसी भी फैसले से डरते नहीं, या आप डर की वजह से काम करते हैं, या इनसिक्योरिटी से, या ओवर एनालिसिस से कहा जाता है पैरालिसिस थ्रू एनालिसिस। तो आप किसी स्थिति का ओवर एनालिसिस करके फैसला नहीं लेते। हालांकि दशा आपके लिए अच्छी हो सकती है, या आप समझदारी भरा फैसला नहीं लेते, या आप समझदारों की सलाह नहीं लेते। हमेशा अच्छा है, खासतौर पर अगर आप अच्छी दशा में हैं, कि आप जल्दबाजी में कोई फैसला न करें, बल्कि समझदारों की सलाह भी लें। तो अगर तीनों चंद्र, बुध और गुरु नेटल चार्ट में अच्छी पोजीशन में न हो, या किसी दोष में हो, या नीच के हो, या अस्त हो, या स्ट्रेंथ में कमजोर हो, तो फैसला लेने की क्षमता प्रभावित होगी, जिसकी वजह से एक प्रोबेबल गुड दशा आपको वो नतीजे नहीं दे पाएगी जो आपको मिलने चाहिए थे। दूसरी चीज ये कि आपके चंद्र और सूर्य दशा लग्न से कैसे प्लेस्ड है। जो मिसाल मैंने अभी दी उसे आगे बढ़ाते हैं। मेष लग्न है और मंगल 5वें भाव में है। अब मंगल कहाँ से है? अगर आप उसे दशा लग्न में बदल रहे हैं तो मतलब लग्न अब 5वें भाव का लग्न यानी सिंह होगा। तो सिंह लग्न से कैसे देखेंगे? चंद्र कहाँ है? चंद्र मकर राशि में है, तो सिंह लग्न से चंद्र 6ठे भाव में चला गया। और अगर सूर्य मीन राशि में प्लेस्ड है तो चंद्र मकर में 6ठे भाव में गया और सूर्य मीन में 8वें भाव में गया। सिंह लग्न के लिए, क्योंकि मंगल लग्न कुंडली में 5वें भाव में है, मंगल 5वें भाव में है, सूर्य मीन में चला गया, मतलब दशा लग्न से 6ठे भाव में चंद्र है और 8वें भाव में सूर्य है। तो दशा लग्न से सूर्य और चंद्र दोनों बहुत ही अफ्लिक्टेड हो गए। तो आपको लगेगा कि ल्यूमिनरी स्ट्रेंथ के नजरिए से चैलेंज हो सकते हैं। ल्यूमिनरी यानी सूर्य चंद्र बहुत जरूरी है किसी भी अच्छी दशा के लिए, या किसी दशा के आपके लिए अच्छी होने के लिए। तो दशा लग्न से सूर्य और चंद्र दोनों चैलेंजिंग पोजीशन में चले जाते हैं। फिर हो सकता है कि आपकी जिंदगी के कुछ एरियाज में अच्छे नतीजे ना आए, खास तौर पर सूर्य और चंद्र की रूलरशिप के हिसाब से। तो चंद्र और सूर्य वो जिन जिन भावों के मालिक हैं आपकी दशा लग्न में, देखिए अगर चंद्र या सूर्य दुष्टान में है तो दोनों दुष्टान में जा रहे हैं। उनमें से एक का दुष्टान में जाना ठीक हो सकता है, लेकिन दोनों का दशा लग्न से दुष्टान में जाना चैलेंज हो सकता है। और अगर वो दशा लग्न से किसी दुष्टान के भी मालिक हो और उन्हीं दुष्टानों में हो, तो ये एक बड़ी चैलेंज, बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब एक बहुत अहम ग्रह जो हमें बहुत सारे प्रॉस्पेरस रिजल्ट्स और बहुत सारी बरकत देता है वो है गुरु। और गुरु का प्लेसमेंट और उसकी स्ट्रेंथ किसी भी कुंडली में क्रिटिकल है। और हम गुरु पर यह भी निर्भर करते हैं कि वो कुंडली के कुछ चैलेंजिंग प्लेसमेंट्स को आसान कर सके। अगर गुरु दूसरे भाव में प्लेस्ड है जो उसका करक है, तो दूसरे भाव से वो अपनी 5वीं दृष्टि से 6ठे भाव पर दृष्टि डाल रहा है और अपनी 7वीं दृष्टि से 8वें भाव पर भी दृष्टि डाल रहा है। मतलब गुरु कुंडली की आमदनी, रोजगार को बढ़ा रहा है और व्यक्ति को बीमारियों, रुकावटों, जीवन के उथल पुथल से भी बचा रहा है। तो ये एक मजबूत प्लेसमेंट है। अब अगर गुरु खुद ही किसी चैलेंजिंग प्लेसमेंट में है, या अगर गुरु पहले 4-5 सालों में चैलेंजिंग राशियों से ट्रांजिट कर रहा है, मिसाल के तौर पर अगर गुरु कन्या से, फिर तुला से, फिर वृश्चिक से ट्रांजिट कर रहा है, तो वो 3 साल चैलेंजिंग प्लेसमेंट हो सकते हैं। पिछले 4-5 सालों में अगर आपने देखा है गुरु ने कन्या, फिर तुला, फिर वृश्चिक से ट्रांजिट किया, लेकिन जब वो धनु में गया तो वो केतु और शनि दोनों के साथ प्लेस्ड था। तो पूरे साल गुरु अपनी राशि में था,
लेकिन वो नतीजे नहीं दे पाया जो उसे देने चाहिए थे। और गुरु के अपनी राशि में होने के बावजूद केतु और शनि के साथ होने की वजह से गुरु शुभ नतीजे नहीं दे पाया। और अब पिछले 3 महीनों से गुरु मकर राशि में ट्रांजिट कर गया है, जो उसकी नीच की राशि है, और वो शनि के साथ है, मतलब गुरु टफ प्लेसमेंट से गुजर रहा है। और फिर गुरु कुंभ राशि में जाएगा, जो शनि की राशि भी है। तो पिछले 5 सालों में गुरु ने टफ प्लेसमेंट से ट्रांजिट किया है, जिसमें धनु अपनी राशि भी शामिल है। तो अगर दशा काल के दौरान गुरु टफ प्लेसमेंट से ट्रांजिट कर रहा है, तो आपको जितनी बरकत और प्रॉस्पेरिटी की उम्मीद है वो नहीं मिलेगी। खासतौर पर अगर गुरु अस्त हो या वक्री हो या कुंडली में किसी दोष में प्लेस्ड हो, तब भी आपको लगेगा कि गुरु जितनी शुभता दे सकता है, जितनी बरकत दे सकता है, वो कम हो जाती है, क्योंकि गुरु जितनी बरकत और प्रॉस्पेरिटी दे सकता है वो देने वाला कोई दूसरा ग्रह नहीं है। फिर खास तौर पर मटीरियल पर्सपेक्टिव से अगर शुक्र दशा लग्न से चैलेंजिंग पोजीशन में है या आपकी नेटल चार्ट में शुक्र अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो आपको लगेगा कि अवसर तो आ सकते हैं, आपको सक्सेस भी मिल सकती है, लेकिन मटीरियल सक्सेस उतनी नहीं मिलेगी। आपको ग्रोथ मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, अच्छे रोल मिल सकते हैं, आप विदेश जा सकते हैं, आप किसी बहुत खूबसूरत से शादी कर सकते हैं या किसी ऐसे से जो आपको आइडियल पार्टनर लगे, आपके बच्चे हो सकते हैं, बहुत सारे अच्छे नतीजे मिल सकते हैं, लेकिन मटीरियल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे अगर शुक्र आपकी कुंडली में मजबूत पोजीशन में नहीं है। भले ही आप उम्मीद कर रहे हो कि दशा अच्छे नतीजे देगी, तो अगर करक बहुत मजबूत नहीं है तो नतीजे आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आएंगे उस दशा से। और एक चीज जो हम भूल जाते हैं खासतौर पर किसी राजयोग वाले ग्रह की दशा के दौरान, वो ये कि उस दशा का कुछ या बड़ा हिस्सा आपकी 7.5 से भी मेल खा सकता है। तो अगर आपके पास किसी उच्च का ग्रह की दशा है, लेकिन उन सालों या 6-7 सालों में वो पीरियड आपकी 7.5 से भी मेल खाता है, खासतौर पर अगर 7.5 शुरू हो चुकी है कुछ महीने या 1-2 साल पहले किसी अच्छे या मजबूत ग्रह या योग कारक ग्रह की दशा से, और आप 7.5 में हैं, तो आपको लग सकता है कि वो 5-6 साल आपके लिए चैलेंजिंग साल होंगे और जिन नतीजों की उम्मीद है वो नहीं मिलेंगे क्योंकि आप टफ प्लेसमेंट से गुजर रहे हैं। ये तब और भी होता है जब शनि 7.5 से गुजर रहा हो और शनि शत्रु की राशियों से भी गुजर रहा हो। मिसाल के तौर पर अगर चंद्र मकर में प्लेस्ड है और शनि मकर पर ट्रांजिट कर रहा है, तो ये यकीनन 7.5 है, लेकिन शनि का अपनी राशि से गुजरना उसके मैलिस इरादों को कम कर देगा। हालांकि अगर शनि मीन और फिर मेष से गुजर रहा है, तो यकीनन वो 2.5 साल के 2 ट्रांजिट उन राशियों से चैलेंजिंग प्लेसमेंट हो सकते हैं। या अगर उस दौरान शनि कर्क और सिंह से गुजर रहा है, तब भी चैलेंज हो सकता है अगर चंद्र कर्क में या सिंह में प्लेस्ड हो जब शनि उस पर ट्रांजिट कर रहा हो और ये 7.5 बन जाती है। तो अगर 7.5 के दौरान शनि शत्रु की राशियों से गुजर रहा है, तब भी आपको ज्यादा चैलेंजिंग नतीजे मिल सकते हैं। और कभी कभी हम ये पढ़ना भूल जाते हैं कि 7.5 का पीरियड किसी अच्छी दशा के साथ मेल खा रहा है, तो वो पीरियड यकीनन चैलेंजिंग बन जाता है। और फिर 7.5 के बाद 6 महीने से लेकर 9 महीने का एक कस्प पीरियड होता है जहां 7.5 के चैलेंज या असर हल्के होते हैं और इसलिए दशा को भी नतीजे देने या अच्छे नतीजे दिखाने में वक्त लगता है। कभी कभी 7.5 इतनी एनर्जी छीन लेती है व्यक्ति से कि उसे खुद को रीग्रुप करने और फिर से ताजगी के साथ शुरू करने में वक्त लगता है। और इसलिए अगर कोई अच्छी दशा 7.5 के साथ मेल खा रही है, तो व्यक्ति को बहुत उत्साहित रहना चाहिए और जोश और एनर्जी के साथ काम करते रहना चाहिए, ताकि 7.5 का असर, जो माइंड को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, आपकी बहुत एनर्जी न छीन ले, आपको डिफोकस न कर दे और आप अपना फोकस और मेंटल बैलेंस बनाए रखें। एक और चीज जो बहुत जरूरी है वो है आपकी नेटल चार्ट में किसी ग्रह का वक्री होना। ग्रह किसी योग में प्लेस्ड हो सकता है, बहुत अच्छे योग में भी प्लेस्ड हो सकता है। मिसाल के तौर पर मेष लग्न के जातक के लिए गुरु कर्क राशि में 4थे भाव में गजकेसरी योग में प्लेस्ड है। ये गुरु के लिए बहुत मजबूत योग है और वो गुरु दशा है। गुरु लक्ष्मी कारक है, तो अगर वो बात छूट जाए
तो गुरु दशा के पहले कुछ साल आपके लिए चैलेंजिंग पीरियड होंगे और अक्सर पहले 3-4 साल दशा में अहम होते हैं। और अगर वो एनर्जी छीन ले और हमें लगे कि दशा अच्छी नहीं है तो हम फोकस खो देते हैं, हम एनर्जी और हौसला खो देते हैं कि बचे हुए पीरियड को कम से कम अच्छा बनाएं। तो अगर दशा अच्छी शुरू नहीं होती तो अक्सर हम दशा से उम्मीद छोड़ देते हैं और फिर किसी और दशा का इंतजार करने लगते हैं। ये ठीक है अगर दशा लंबी नहीं है, जैसे केतु की दशा। लेकिन अगर आप किसी बुरी दशा की उम्मीद कर रहे हैं, मसलन शुक्र दशा को बुरा समझ रहे हैं, तो 20 साल एक लंबा पीरियड है। तो कभी उम्मीद और फोकस न छोड़ें सिर्फ इसलिए कि दशा के पहले 2-3 साल अच्छे नहीं रहे। गहराई में जाएं कि दशा अच्छी क्यों नहीं निकल रही। हो सकता है कि 7.5 के आखिरी साल शुक्र दशा के पहले 2-3 सालों से मेल खा रहे हो, या गुरु पिछले 2-3 सालों से कुछ टफ प्लेसमेंट से ट्रांजिट कर रहा हो, या हो सकता है कि कोई दोष या अंतरदशा हो। पहले कुछ सालों में किसी ग्रह की अंतरदशा अच्छी ना हो तो वो कुछ साल आपके लिए चैलेंजिंग पीरियड हो सकते हैं, क्योंकि अच्छी पोजीशन वाले ग्रह की पूरी दशा भी शायद अच्छी ना हो। मिसाल के तौर पर शुक्र के पूरे 20 साल शानदार नहीं होते। कुछ अंतरदशाएं किसी दोष वाले ग्रह की भी चैलेंजेस ला सकती हैं। तो अगर आप शुरुआत कुछ दोषों से करते हैं, मसलन शुक्र, वो साल अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद की दशा भी आपके लिए चैलेंजिंग हो सकती है अगर आप मुसीबतों में पड़ते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर सूर्य अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो जब आप शुक्र सूर्य की दशा में आते हैं तो वो आपके लिए चैलेंजिंग हो सकती है, लेकिन शुक्र चंद्र का पीरियड आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो ये उम्मीद न करें कि पूरी दशा अच्छी होगी या पूरी दशा बुरी होगी, ऐसा नहीं होगा। हमेशा कोई न कोई अंतरदशा दूसरी अंतरदशा से बेहतर होगी। तो फोकस बनाए रखें, अपना दिल मत हारिए सिर्फ इसलिए कि 1-2 साल उतने अच्छे नहीं जा रहे जितनी उम्मीद थी, भले ही ग्रह दशा में अच्छी पोजीशन में हो। तो अगर पिछले 5 सालों में आपने कोई अच्छा काम नहीं किया, अच्छे कर्म करने की कोशिश नहीं की, आप बोझ लेकर चल रहे हैं, आप दिल में दुश्मनी लिए घूम रहे हैं, आप किसी के पैसे वापस नहीं किए जो आपने लिए थे, या आपने उन लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया है जो आपके नीचे काम करते हैं, आपने उन लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया है जिनका प्रतिनिधित्व शनि करता है, वो लोग जो आपके लिए काम करते हैं, जैसे आपका ड्राइवर, आपकी नौकरानी, आया, सिक्योरिटी गार्ड, वो सब लोग जो आपसे नीचे काम करते हैं या आपकी सेवा करते हैं। अगर आपने उनके साथ बुरा बर्ताव किया है, या आप किसी के पैसे देने बाकी हैं और वापस नहीं किए, या आपने किसी को उनकी उम्मीद से कम पैसे दिए और आपने ऊंचा रास्ता लेकर सोचा कि आप उनके उतने पैसे नहीं देते जितनी वो उम्मीद करते हैं, और आपने उनको वो नहीं दिया जो वो अपना हक समझते हैं, तो यकीनन आप सही नहीं है। और आप पाएंगे कि वो कर्म ऋण जो आप ढो रहे हैं, वो ऋण जो आप इस जिंदगी में पिछले 5 सालों से ढो रहे हैं, वो कर्म में जुड़ जाता है। तो पिछले 5 सालों में अगर आपने न सिर्फ अच्छे कर्म किए बल्कि आप बहुत सारा नेगेटिव ऋण भी लेकर चल रहे हैं और लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, तो पिछले 5 साल आपके लिए एक मसला बन जाते हैं और उस नेगेटिव एनर्जी को आप अच्छी दशा में लेकर जाते हैं। तो कभी भी पिछले 2 या 5 सालों की बुरी एनर्जी अपने साथ न ले जाएं, और इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अच्छे कर्म करते रहें चाहे आप अच्छी दशा में जा रहे हों। मुश्किल वक्त में भी अच्छे कर्म करते रहें, पैसे बांटते रहें, उन लोगों का ख्याल रखते रहें जो आपसे नीचे हैं या आपके जितने लकी नहीं हैं। चाहे आप कितने भी बदकिस्मत हों, आपको हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे ज्यादा बदकिस्मत हैं, वो सब लोग जिन्हें आप बेसहारा कह सकते हैं। तो उनका ख्याल रखते रहें, क्योंकि अगर आपने पिछले 5 सालों में अच्छे कर्म नहीं किए, आपने लोगों को तंग किया है, लोगों को नीचा दिखाया है, लोगों को गिराया है, लोगों के पैसे ठगे हैं या लोगों को इमोशनली ठगा है, आपने अपने रिश्ते संभाल कर नहीं रखे और आप पिछले 4-5 सालों में खुद को मोरल एथिक्स के साथ नहीं रख पाए हैं, तो यकीनन वो नेगेटिव एनर्जी आप दशा में लेकर जा रहे हैं। और इसलिए दशा के पहले कुछ सालों में आपको उन एनर्जीज को नेगेट करना होगा ताकि नतीजे निकाल सकें। और इसलिए बहुत जरूरी है कि जितना हो सके खुद को सही मोरल एथिक्स के साथ रखें, क्योंकि आप नहीं जानते कि किस तरह का नेगेटिव कर्म आप जोड़ रहे हैं।
इस जिंदगी में कर्म ये नहीं है कि जो भी जमा करते हैं वो सिर्फ अगली जिंदगी के लिए आगे बढ़ेगा। आपको इस जिंदगी में भी उसका फल भुगतना पड़ेगा और अगली जिंदगी में भी लेकर जाएंगे। इसी तरह अच्छे कर्म जो आप इस जिंदगी में करते हैं उनका फल भी इस जिंदगी में मिलेगा और अच्छे कर्म अगली जिंदगी में भी लेकर जाएंगे। तो ये ध्यान रखें कि जब आप किसी भी दशा में हो, अच्छी हो या बुरी, खुद को अच्छे कर्मों के साथ रखें। आखिरी लेकिन कम से कम नहीं, अगर आप अपने से बड़ों के अभिशाप लेकर चल रहे हैं, अगर आप पिता का अभिशाप लेकर चल रहे हैं, अगर माँ का अभिशाप लेकर चल रहे हैं या अगर गुरु का अभिशाप लेकर चल रहे हैं, ये लोग हमारी जिंदगी में सबसे अहम है। और अगर आप इन तीनों में से किसी का भी अभिशाप लेकर चल रहे हैं, तब भी आपको चैलेंजेस आएंगी। कभी कभी हम अपनी जिंदगी में किसी एक रिश्ते से अच्छी तरह नहीं मिल पाते, चाहे वो माँ हो या पिता या कोई गुरु। हो सकता है आप उनसे अच्छी तरह न मिल पाए हो, वो रिश्ता खराब हो गया हो और आप वो अभिशाप लेकर चल रहे हो, या आप उनकी खैर ख्वाही नहीं लेकर चल रहे हो। और ये पितृदोष भी हो सकता है जो आप लेकर चल रहे हैं। मैंने पितृदोष पर एक वीडियो भी बनाई है, आप उसे देख सकते हैं कि पितृदोष का क्या मतलब है। लेकिन अगर आप किसी भी तरह का अभिशाप लेकर चल रहे हैं, तब भी आपको दशा में चैलेंजेस आएंगी और दशा वो नतीजे नहीं दे पाएगी जिनकी आप उम्मीद कर रहे हैं। पूरी दशा खराब नहीं होगी, लेकिन कम से कम उसका कुछ हिस्सा। और आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर आप अभिशाप या कर्म का बोझ लेकर चल रहे हैं, तो पहले 4-5 साल बीच या आखिरी के मुकाबले ज्यादा चैलेंजिंग पीरियड होते हैं। और फिर क्योंकि पहले 4-5 साल आपके लिए अच्छे नहीं रहे, आप हौसला हार जाते हैं, एनर्जी खो देते हैं, आपको लगता है कि पूरी दशा अच्छे नतीजे नहीं देगी, और फिर आप बाद के पीरियड में एनर्जी नहीं लगाते जब पहले 2-5 साल अच्छे नहीं गए। तो ये बात ध्यान में रखें, कभी हौसला न हारें, मेहनत करते रहें। भले ही दशा के पहले 1-2 साल आपको उम्मीद के मुताबिक नतीजे न दे रहे हों, और आगे काम करते रहें, एनर्जी के साथ काम करते रहें, लेकिन अच्छे कर्म करते रहें। बुरे कर्म का कोई बेहतर इलाज नहीं है अच्छे कर्म से, या कहें कि एक बुरी दशा या चैलेंजिंग दशा का कोई एंटीडोट नहीं है अच्छे कर्म करने के सिवा। आप अच्छे कर्म करते रहें, आप अच्छे काम करते रहें जो प्रकृति, सृष्टि, नैतिक चरित्र, सही व्यवहार, अच्छा व्यवहार, वो व्यवहार जो सामाजिक तौर पर दूसरों की मदद करने वाला हो, दूसरों का पोषण करने वाला हो, दूसरों का सपोर्ट करने वाला हो, तो परमात्मा की एनर्जी आपकी मदद करती है, परम एनर्जी आपकी मदद करती है और आगे चलकर चीजें संभल जाती हैं। तो अगर आप किसी ऐसी दशा में हैं जो बुरी है, या दशा के पहले 2 साल आपके लिए अच्छे नहीं रहे, या आप चैलेंजों में पड़ गए हैं, तो हौसला मत हारिए, लेकिन पीछे मुड़कर देखिए कि क्या उन वजहों में से कोई वजह जो मैंने बताई है, उनकी वजह से दशा ने अच्छा पीरियड नहीं मारा है और चैलेंजिंग पीरियड आपके ऊपर है। और साथ ही किसी भी कर्म के बोझ को छोड़ने की कोशिश करें, किसी भी नेगेटिव एनर्जी को छोड़ें जो आप लेकर चल रहे हैं, जैसे लोगों को माफ न करना, या लोगों के पैसे वापस न करना, या माँ बाप या गुरुओं के अभिशाप लेकर चलना। तो अगर आपने दशा के पहले कुछ सालों में कोई चैलेंजिंग पीरियड मारा है, या पूरी दशा चैलेंजिंग लग रही है, तो देखिए क्या आप लोगों को दिल से माफ कर सकते हैं, उन लोगों से माफी मांग सकते हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि आपकी खैर ख्वाही नहीं कर रहे। पैसे लौटाएं अगर आप किसी के बाकी हैं। परम एनर्जी से वादा कीजिए कि अब से आप अच्छा नैतिक व्यवहार करेंगे और एक ऐसे इंसान बने जो गरीबों की मदद करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और समाज के लिए एक संपत्ति बने न कि बोझ। और फिर आप पाएंगे कि आप अच्छी एनर्जी को आकर्षित करेंगे, अच्छी वाइब्स आकर्षित करेंगे और परम एनर्जी आपके साथ होगी। तो दोस्तों, अगर आपने कोई बुरी दशा मारी है तो हौसला मत हारिए, इन वजहों पर गौर कीजिए और आप पाएंगे कि अगर आप अपने व्यवहार का ख्याल रख रहे हैं, अगर आप अपने नैतिक व्यवहार का ख्याल रख रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी नहीं लेकर चल रहे हैं, माफी मांग रहे हैं और लोगों को माफ कर रहे हैं और अच्छे कर्म करते रहते हैं, तो ये जल्दी या बाद में आपके लिए चीजें बदल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरी तरफ से कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें, मुझे नीचे कमेंट करें।
किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ। ये हैं आपके दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग आउट। नमस्कार।